जब हम भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो कुछ नाम तुरंत जुबान पर आते हैं। मौर्य, गुप्त, मुगल। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य भी है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। एक ऐसी ताकत जिसने लगभग 200 साल तक दक्कन पर राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटों की। एक ऐसा साम्राज्य जिनकी कहानी और जिनकी ताकत की गूंज आज भी चट्टानों में सुनाई देती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। 10वीं सदी में एक मशहूर अरब यात्री थे, अल मसूदी। जब वो भारत आए तो उन्होंने जो देखा उसे लिखा। और जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने राष्ट्रकूटों को दुनिया की 4 सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया। मतलब बगदाद के खलीफा, कॉन्स्टेंटिनोपल के बिजेंटाइन एम्पायर और चीन के सम्राट के साथ राष्ट्रकूटों का नाम था। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। उनकी दौलत, उनकी फौज, पूरी दुनिया में इसका डंका बजता था। तो आखिर इनकी इस जबरदस्त ग्लोबल रिप्यूटेशन का सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत हमें पत्थर में मिलता है। एक ऐसा अजूबा जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। कोई साम्राज्य एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर एक मंदिर आखिर बना कैसे सकता है? देखिए, बात को समझिए। हम ईंट पर ईंट रखकर कुछ बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक विशालकाय पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ छेनी और हथौड़ी से तराशने की बात कर रहे हैं। यही तो है एलोरा का अविश्वसनीय कैलाश मंदिर। अंदाजा लगाइए, करीब 2 लाख टन पत्थर को उस पहाड़ से हटाया गया और यह सब हुआ सिर्फ 18 सालों में। दिमाग चकरा जाता है ना? ये कैसे हुआ? कौन थे वो लोग जिनके पास ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी और ऐसा विजन था? इस कैसे का जवाब जानने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब दक्कन की जमीन पर एक नई ताकत जन्म ले रही थी। देखिए, 7वें सदी का समय था। सम्राट हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी और पूरे उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम, मतलब कोई एक बड़ी शक्ति नहीं थी। दक्कन में चालुक्यों का राज था और राष्ट्रकूट वो उनके अंडर में काम करने वाले सामंत थे। आप उन्हें एक तरह का गवर्नर समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही चालुक्य अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से कमजोर पड़े, दंती दुर्ग नाम के एक बहुत ही एम्बिशियस राष्ट्रकूट गवर्नर ने मौका देखा और बगावत का बिगुल बजा दिया। और फिर 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने न सिर्फ अपने चालुक्य मास्टर्स को हराया, बल्कि एक नए राजवंश राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रख दी। एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 200 सालों तक दक्कन की किस्मत लिखने वाला था। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत को, और यहीं से उस एम्पायर का सेंटर बना जिसकी गूंज जल्द ही पूरे भारत में सुनाई देने वाली थी। अब देखिए, जब कोई इतना शक्तिशाली बन जाए तो टकराव तो होना ही है। और राष्ट्रकूटों के लिए यह टकराव था उत्तर भारत के सबसे बेशकीमती ताज के लिए, कन्नौज। इसी के साथ शुरू होता है इतिहास का एक बेहद दिलचस्प चैप्टर, जिसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष या द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि लगभग 200 सालों तक चलने वाला एक महायुद्ध था। सोचिए, 3 अलग अलग दिशाओं से 3 सुपर पावर्स, दक्षिण से राष्ट्रकूट, पूर्व से बंगाल के पाल और पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, सिर्फ एक शहर के लिए लड़ रही थीं, कन्नौज, जो उस दौर का कह सकते हैं दिल्ली था। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये तो एक ग्रैंड चेस गेम जैसा था जिसका बोर्ड पूरा भारत था। हर खिलाड़ी की अपनी एक खास ताकत थी। गुर्जर प्रतिहारों के पास थी जबरदस्त घुड़सवार सेना, तो वहीं बंगाल के पालों के पास थी हाथियों की विशालकाय फौज। और हमारे राष्ट्रकूट, उनके पास था सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, दक्कन के पठार की लोकेशन। वहां से वो उत्तर और दक्षिण दोनों पर अपनी नजर रख सकते थे। और इस खेल का इनाम क्या था? कन्नौज। तो सवाल उठता है कि भाई इस कन्नौज में ऐसा क्या खास था? देखिए, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सिंबल था, एक प्रतीक। सम्राट हर्ष की राजधानी होने की वजह से वो शाही सत्ता की मोहर माना जाता था। जिसने कन्नौज को जीत लिया, समझो उसने पूरे उत्तर भारत पर अपना हक जमा लिया। और साथ ही गंगा के उपजाऊ मैदानों से आने वाला पैसा और अहम ट्रेड रूट्स सब उसके कंट्रोल में। मतलब ये उस जमाने का जैकपॉट था। इस 2 सदी लंबे महायुद्ध ने राष्ट्रकूटों को कुछ ऐसे महान शासक दिए जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। चलिए, इस साम्राज्य के 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही महान चेहरों से मिलते हैं। एक तरफ थे गोविंद तृतीय, द कॉन्करर, एक ऐसे जबरदस्त योद्धा जिनकी फौजों ने उत्तर में हिमालय को छू लिया और दक्षिण में श्रीलंका के राजा तक ने उनकी ताकत के आगे सिर झुकाया। और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अमोघवर्ष प्रथम, द स्कॉलर किंग। वो बिल्कुल अलग थे।
कहा जाता है कि एक बार जब उनके राज्य में कोई भयानक बीमारी फैली तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने देवी को अपनी ही उंगली काट के चढ़ा दी थी। सोचिए, वो एक राजा से ज्यादा एक संत, एक दार्शनिक थे। लेकिन अमोघ वर्ष का योगदान सिर्फ शांति कायम करना ही नहीं था। उन्होंने कन्नड़ भाषा के सबसे पुराने और सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक कविराज मार्ग की रचना की। और ये सिर्फ कविताओं की किताब नहीं थी, नहीं, ये कन्नड़ भाषा को एक सम्मानित साहित्यिक दर्जा देने का एक पूरा कल्चरल मिशन था। उन्होंने इसमें एक आदर्श कन्नड़ प्रदेश कैसा होना चाहिए, वहां के लोग कैसे होने चाहिए, इसका भी जिक्र किया है। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है, हर उदय का एक अस्त होता है। हर महान साम्राज्य का सूरज कभी न कभी ढलता ही है, और राष्ट्रकूटों की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। उनका पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी कई वजहें थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सबसे पहले तो 200 साल तक लगातार लड़ाइयों ने शाही खजाना एकदम खाली कर दिया था। फिर जैसे ही केंद्र में राजा कमजोर पड़े, जो दूर दराज के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। और फिर 972 ईस्वी में एक परमार राजा ने उनकी राजधानी मान्यखेत पर हमला करके उसे पूरी तरह लूट लिया और तबाह कर दिया। बस ये वो आखिरी कील थी ताबूत में जिसने इस महान साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी, और वो बिखर गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत, वो आज भी हमारे सामने पत्थर की तरह मजबूत खड़ी है। और ये हमें वापस हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है कि आखिर वो कैलाश मंदिर बनवाया किसने था। तो इसका जवाब है, ये महान काम संस्थापक दंती दुर्ग ने नहीं, बल्कि उनके ठीक बाद आई शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि साम्राज्य बनने के कुछ ही सालों के अंदर राष्ट्रकूट इतने ज्यादा शक्तिशाली और अमीर हो चुके थे कि वो ऐसा नामुमकिन सा लगने वाला काम शुरू कर सकें। ये मंदिर सिर्फ भगवान शिव की भक्ति नहीं थी, ये उनकी ताकत का, उनके रुतबे का पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था। और राष्ट्रकूटों की देन सिर्फ कैलाश मंदिर तक ही सीमित नहीं है। एलिफेंटा की गुफाओं में वो अद्भुत मूर्तियां, कन्नड़ साहित्य को एक नई पहचान देना, और शायद सबसे बड़ी बात, धार्मिक सहिष्णुता की एक शानदार परंपरा। उनके राज में हिंदू, जैन और बौद्ध सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और संरक्षण मिला। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि एक महान साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीतता, वो कला, साहित्य और संस्कृति को भी जन्म देता है। तो राष्ट्रकूटों की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे आसपास जो पुराने किले, मंदिर और खंडर हैं, उनमें न जाने और कितने ऐसे ही महान इतिहास, कितने साम्राज्यों की अनकही कहानियां दफन हैं। शायद अगली बार जब हम किसी ऐसी जगह से गुजरें तो उसे सिर्फ पत्थर की एक इमारत की तरह ना देखें, बल्कि इतिहास की एक जीती जागती किताब की तरह पढ़ने की कोशिश करें।